प्रोफेशन में भी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी। एक पर्सनल सवाल मैं पूछता हाँ हूँ, जी। जॉब में आपकी कितनी सैलरी थी? मेरा एनुअल पैकेज करीब 25 लाख जैसा है। 25 लाख। हाँ जी। यहाँ पे लोग छोटी छोटी नौकरी के बाद भी यूपीएससी की तरफ आने का मन कैसे हुआ? हाँ जी, ये मेरा मतलब एक सपना था जो मैंने देखा था, क्योंकि अगर मैं अभी तैयारी नहीं करती तो शायद ज़िंदगी भर एक गिल्ट रहता मुझे कि काश तैयारी कर लेती, हो जाता तो कुछ और लाइफ होती, कुछ और मतलब और अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता। तो इसी सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने डिसाइड किया कि ठीक है कि पैसा हर चीज़ नहीं होती। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ। तो उससे क्या रैंक के साथ? हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा। आपका 6th अटेम्प्ट है? नहीं, मेरा 5th अटेम्प्ट। 5th अटेम्प्ट। हाँ जी। तो क्या कमी रही जो आप 4 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया? और कमी एक तो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा कमी था। हाँ। मैंने सफिशिएंट टेस्ट नहीं लगाए थे इसलिए। अच्छा, कई बार आपने टेस्ट की बात की, तो मॉक टेस्ट भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाता है इस प्रिपरेशन में? हाँ जी, मैं सीट्स इतने कम रहते हैं एंड इसमें 60% सीट्स हमारे रिजर्वेशन में चले जाते हैं। तो इसमें ये है, ठीक है, हमें अफर्मेटिव एक्शन करने चाहिए पिछड़े वर्गों। नमस्ते स्टूडेंट, लाइव देख रहे हैं और आज हमारे साथ नविता कुमारी मैम हैं। इनका यूपीएससी में रैंक 251 के साथ आईपीएस के पद पर चयन हुआ है। तो आज बात करने का मैम से ख़ास बात ये है क्योंकि कोई ऐसा भी है जो जिसकी शादी हो गई हो, शादी के बाद मन में ख्याल आए कि हाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी हो, और उसके अलावा आप जॉब भी कर रहे हो, जॉब के साथ प्रिपरेशन करना, उसके बाद यूपीएससी में 251 रैंक लाना एक बड़ी बात होती है। मैम, बातचीत को यहीं से शुरू करते हैं कि ऐसा भी संभव है क्या कि मतलब शादी हो गई, शादी के पहले आपके मन में ख्याल नहीं आया था कि यूपीएससी करना है, शादी के बाद यूपीएससी का ख्याल आया और आप जॉब भी कर रहे थे और प्रिपरेशन भी कर रहे थे और 251 रैंक हासिल कर ली, ये कैसे संभव? देखिए, ये तो इसमें बहुत मेहनत लगी है मेरी, इसीलिए मुझे 4-5 साल लगे हैं। बिल्कुल। एंड मैंने पहले सोचा नहीं था कि कॉलेज के बाद या कॉलेज के टाइम पे कि कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगी। मेरा प्लान वही था कि कॉलेज के बाद थोड़ा जॉब करके एमबीए करने का प्लान था। लेकिन जब काम करते करते प्राइवेट कंपनी में थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, 30-35 साल यहाँ नहीं काट सकते ऐसे, कि कुछ मतलब इंटरनल सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा चाहिए, वो सर्विस करके आएगा। तो वहाँ से हमें मोटिवेशन मिला कि यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। एंड उसमें ये था जॉब के साथ, क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, आप शादी कर लेते हो तो डबल फैमिली हो जाती है, एंड फिर जॉब के साथ टाइम कम मिलता है तो हमेशा टाइम क्रंच रहता है। और ये पेपर ऐसा है कि इसमें 8-10 घंटा तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आप कंपटीशन इतना पीछे रह जाएंगे अगर नहीं करेंगे इतना। तो टाइम मैनेजमेंट था मेरा मेनली तो, एंड फिर बस यही था। तो इसको मैनेज कर लेते थे, जॉब जाके टाइम वहाँ पे जॉब भी करना है, फिर इधर पढ़ाई भी तैयारी करनी है? देखो, जॉब के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल था। मैंने काफ़ी सैक्रिफाइसेस तो किए हैं, बिकॉज जॉब में भी आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना रहना पड़ता है, वहाँ पे भी आपको कुछ तो आउट ऑफ बॉक्स करना रहता है। जी। तो ऐसा मैंने कुछ किया नहीं ज़्यादा, लेकिन कुछ ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, छोटी मोटी चीज़ें जैसे ऑफिस की पार्टी से मिस करनी पड़ती थी टाइम बचाने के लिए, लंच में बैठ के सब लोगों से अलग बैठ के पढ़ना पड़ता था। तो छोटे छोटे जगह से टाइम बचा के कुछ तो मतलब अपने उस पार्टी को छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियां होंगी। हाँ, वो इतना बड़ा छोटे सैक्रिफाइसेस थे। जॉब के बाद एक और जिम्मेदारी होती, परिवार की, शादी भी हो गई है, घर भी देखना, उसको भी मैनेज करते थे आप? हाँ, उसको भी मैंने बहुत ही डेफिनेटली बहुत अच्छे से मैनेज किया है। इसमें मेरी फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट था। आपके हस्बैंड का जिन्होंने आदेशित किया, उन्होंने मतलब वहाँ उस साइड से मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी, एंड बहुत ही सपोर्ट रहा है प्रिपरेशन में भी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी। एक पर्सनल सवाल मैं पूछता हूँ, जॉब में आपकी कितनी सैलरी थी? मेरा एनुअल पैकेज करीब 25 लाख जैसा है। 25 लाख। हाँ जी। यहाँ पे लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए नौकरी मिल जाती कर लेते हैं, आप इतनी बड़ी जॉब पाने के बाद भी यूपीएससी की तरफ आने का मन कैसे हुआ? हाँ जी, ये मेरा मतलब एक सपना था जो मैंने देखा था, क्योंकि अगर मैं अभी तैयारी नहीं करती तो शायद ज़िंदगी भर एक गिल्ट रहता मुझे कि काश तैयारी कर लेती, हो जाता तो कुछ और लाइफ होती, कुछ और मतलब और अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता। तो इसी सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने डिसाइड किया कि ठीक है कि पैसा हर चीज़ नहीं होती। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ। तो उससे क्या रैंक के साथ? हाँ जी। ये आपका 6th अटेम्प्ट है? नहीं, मेरा 5th अटेम्प्ट। 5th अटेम्प्ट। हाँ जी। तो क्या कमी रही जो आप 4 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया? और कमी एक तो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा कमी था। हाँ। मैंने सफिशिएंट टेस्ट नहीं लगाए थे प्रीलिम्स में पहले, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेज में आउट रहती थी। दूसरा कमी जो था मेरा, क्योंकि मैं फुल टाइम प्राइवेट जॉब में थी तो मेरे को टाइम जितना चाहिए समय का पाबंद था। मैं जॉब के साथ भी सेक्रीफाइस ज़्यादा नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे उतने सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाती थी मैं, तो इसलिए मुझे थोड़े 4-5वां अटेम्प्ट लग गया। तो आप प्रीलिम पहले कई बार वो प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर मेंस इंटरव्यू तक भी गए, वहाँ
नहीं, ये मेरा पहला प्रीलिम्स है, पहला ही मेंस है और पहला ही इंटरव्यू है। तो मतलब एक बार में ही पूरा क्लियर था मेरा। 4 बार नहीं हुआ क्लियर, तो कई बार होता है ना, लोग 1-2 बार देते हैं, नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। आप मतलब ये 5वीं बार मतलब लगातार आप करते गए, ऐसा कैसे? मैं कहूँगी कि ये ऐसा हुआ क्योंकि मेरा दिल में मतलब कहीं ना कहीं था कि मुझे करना तो है ये, एंड मेरे पास 6 ही अटेम्प्ट है, और तो मैं अभी नहीं करूँगी तो ज़िंदगी भर मुझे गिल्ट रहेगा कि काश और जो मेरे अटेम्प्ट बचे थे, टाइम बचा था, उनमें थोड़ी और मेहनत कर लेती तो कुछ और होता। तो बस यही था कि ये गिल्ट फ्री लाइफ चाहिए थी मुझे, तो इसीलिए मैं अटेम्प्ट हर बार मेहनत पीछे से कोई था हौसला बनाने वाला? हाँ, पीछे से मेरी पूरी फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे सिबलिंग्स का, मेरे हस्बैंड का, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मतलब कभी करते जाओ, कभी तो हो ही जाएगा, नहीं होगा तो खोने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, पाना ही है इसमें। अच्छा, आपने बोला कि टोटल 6 से अटेम्प्ट होते हैं। हाँ। इस मुद्दे पे हम कैमरा ऑफ थे तब भी बात कर रहे थे कि कहीं इसका गिल्ट नहीं होता कि यार मतलब कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे अटेम्प्ट दिए जाते हैं, ऐसा कुछ रिजर्वेशन के साथ? क्योंकि हम जितने लोगों से भी इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे लगता है पूछना जरूरी भी, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इतनी बड़ी सर्विस है, यहाँ पे एक तो सीट्स इतने कम रहते हैं, एंड इसमें 60% सीट्स हमारे रिजर्वेशन में चले जाते हैं। तो इसमें ये है, ठीक है, हमें अफर्मेटिव एक्शन करने चाहिए, पिछड़े वर्गों को मौका देना चाहिए जो उन्हें हिस्टोरिकली कभी मिला नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है पर्सनली कि क्लास ए सर्विसेज में हमें थोड़ा सा टोटल जनरल मेरिट पे काम करना चाहिए, बिकॉज हमारे डिफेंस में हमारा शायद रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, एटॉमिक एनर्जी के जो जॉब्स हैं उनमें नहीं है, तो ऐसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स जो हैं जहाँ पे हम लोग नहीं सपोर्ट करते, तो हम यहाँ पे थोड़ा सोच सकते हैं ऐसा कि एक फेयर प्ले देने के लिए। लेकिन हाँ, जो पिछड़े वर्ग हैं जिनको पूरा अच्छी तरह मौका नहीं मिलता, उन्हें हमें दूसरे तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, उनको कोचिंग में हेल्प करें, पैसे से हेल्प करें, उनको और अच्छी सुविधाएं दें जिससे वो शहर में आके अपना तैयारी शुरू कर सके। इस तरह की हेल्प हमें करनी चाहिए। लेकिन उसमें रिजर्वेशन का जो सिस्टम ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी 60% सीट्स उसमें खत्म हो जाती है, तो कई बार ये बच्चों के लिए बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता है। कोई नहीं, आपके जैसे जो लोग क्लियर होते हैं आने वाले 28-30 साल बाद ही लोग जाके वहाँ पे आयोग में बैठते हैं, तो उम्मीद है कि आप इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसको सही करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टडी रिलेटेड सवाल करते हैं। आप सेल्फ स्टडी करते थे आप कोचिंग संस्थानों पे जाके? मैंने क्लासरूम कोचिंग तो नहीं की कोई, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, मेनली टेस्ट सीरीज लिए थे मैंने, प्रीलिम्स में भी टेस्ट ही दिए थे, फिर मेंस में एक मैंने सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स किया था और टेस्ट सीरीज ली थी। फुल टाइम कोर्स मैंने किया नहीं, मतलब ऐसे खुद से ही स्टडी किया था, या जो यूट्यूब पे जो फ्री में मटेरियल अवेलेबल रहता है वो से। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोचिंग ना करने, क्लास न लेने के बाद भी आज यूट्यूब में इतना अवेलेबल है, तो वहाँ से भी मटेरियल, हाँ, आजकल टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे सब जगह फ्रीली अवेलेबल है, तो इट्स नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप जाएं और फुल टाइम क्लासरूम कोचिंग लें, बिकॉज उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा है, आपको 3-4 घंटे की क्लास देनी पड़ती है, मतलब दिन के ऐसा होता है कि 8-9 घंटे क्लास लेने में ही चले जाते हैं। तो अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा सही है, आपको लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, ऑनलाइन से भी आप वीडियो से भी कर सकते हैं प्रेप। ओके, अभी आप बता रहे थे कि आप यहाँ दिल्ली में नहीं भटिंडा में रह के तैयारी करते थे। हाँ जी। लोग दिल्ली भागते हैं और आप भटिंडा में रह के प्रिपरेशन करते थे? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं मिस कर रही हूँ दिल्ली ना आके, क्योंकि सारी चीज़ें तो ऑनलाइन ही अवेलेबल थी। इनफैक्ट इन ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, अभी टेस्ट भी हम देते थे तो ऑनलाइन अपलोड कर देते थे, तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हमें जाना चाहिए। एंड एक चीज़ और है कि मैं कई बार जाती थी वहाँ पे ORN में, तो मुझे टेंशन होती थी इतना सारा कॉम्पिटिशन देख के, तो मैं अपना आइसोलेशन में खुद रह के मतलब दिमाग की शांति से तैयारी करना चाहती थी इसलिए। अच्छा, कई बार आपने टेस्ट की बात की, तो मॉक टेस्ट भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाता है इस प्रिपरेशन में? हाँ जी, मैं तो बोलूँगी कि 60-70% मॉक टेस्ट ही होता है, बाकी आपका फाउंडेशनल ठीक है, आपको रिवीजन तो करना ही है मल्टीपल टाइम्स, लेकिन वो फ्रूटफुल ज़्यादा तभी होगा जब आप टेस्ट देंगे, और जितना टेस्ट ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे टैकल करने की एबिलिटी मिलेगी एग्जाम में, प्रीलिम्स में, क्योंकि एलिमिनेशन टेस्ट से ही आएगा, वो बार बार पढ़ने से तो नहीं आएगा। अच्छा, मॉक टेस्ट का कोई टाइमिंग नहीं होता, आप कभी दे सकते, लेकिन आपने जैसे मॉक टेस्ट दिया तभी आपका क्लियर हो पाया, आप बता रहे 60-70% उसी की भूमिका होती है, तो एक सही समय क्या होता है? जैसे कुछ लोग होते सुबह उठे सीधा मॉक टेस्ट दे दिए, कुछ लोग फ्री टाइम है तब दे देंगे, तो आपके हिसाब से कौन सा सही समय होता है?
ऐसा नहीं है, शुरू में जैसे अगर एग्ज़ाम पास नहीं है तो आप अपने ईज़ के हिसाब से कभी भी दे सकते हो टेस्ट, आपको सुबह अच्छा लगता है, शाम को अच्छा लगता है। लेकिन अगर प्रीलिम्स पास में है, 1-2 महीना बचा है, तो उस टाइम फ्रेम में देना चाहिए जिस टाइम फ्रेम में हम लोग वहाँ टेस्ट देने वाले हैं। जैसे मैं अगर मॉर्निंग में देती थी ये वाला प्रीलिम्स का, तो CSAT वाला मैं पीक दोपहरी में देती थी AC वेसी ऑफ करके, क्योंकि उस टाइम पे मई जून में बहुत गर्मी होती है। CSAT इतना डिफ़िकल्ट हो गया है आजकल कि मतलब ईजी नहीं रहा है, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोगों को भी करनी पड़ रही है प्रिपरेशन। तो उसमें फिर मैं ऐसे ही सेटअप में एग्ज़ाम देती थी उसका। तो और मीन्स में भी सेम किया था उस, मतलब शुरू में तो अपनी ईज़ के हिसाब से, लास्ट में फिर वही टाइम फ्रेम में किया था। तो और लोगों से जैसे बात करते हैं, कई बार बच्चों को सवाल होता है ना, कितने घंटे आप पढ़ते थे? वाह, 19-20 घंटे पढ़ते थे, कमरे से नहीं निकलते थे, किसी से बातचीत नहीं करते, ऐसा कुछ आपके साथ भी था? नहीं, मैंने बहुत नॉर्मल लाइफ जी है, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं कि एकदम 8-10-12 घंटे हुआ हो। 8 घंटा मेरा एवरेज रहता था ऑन एन एवरेज, कभी कभी कम भी हो जाता था क्योंकि मेरा अगर जॉब पे ज़्यादा काम आ गया तो मैं नहीं दे पाती थी टाइम, या फिर सैटरडे संडे पढ़ना पड़ता था। तो ऐसा नहीं है, क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, आपके 6-7 घंटे में कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना रिटेन कर पा रहे हैं और किस डायरेक्शन में और किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन क्वान्टिटी ऑफ कितना घंटे आप दे रहे हैं पढ़ाई। नोट्स भी आप बनाए थे? नोट्स मैंने बनाए थे, लेकिन मैंने मतलब बहुत ही स्टैगर्ड थे मेरे नोट्स। मेंस के लिए मैंने अच्छे नोट्स बनाए थे। कुछ बच्चों को बताना चाहें कैसे क्या करना चाहिए नोट्स के? हाँ, नोट्स प्री के लिए तो नहीं ज़्यादा, बिकॉज प्री के लिए तो हमारा पास ऑलरेडी मटेरियल बहुत होता है, तो उसमें डुप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है एफर्ट्स को। लेकिन मेंस में हाँ, क्योंकि आपको बहुत सारा लिखना पड़ता है, आंसर्स अच्छे लिखने पड़ते हैं, तो उसके लिए हर टॉपिक के छोटे छोटे एक पेज में छोटे छोटे पॉइंटर जैसे नोट्स बनाएंगे, तो एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने में बहुत ईजी होता है। प्री के बाद मेंस में जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं, कुछ ऐसा? या फिर आप क्योंकि प्री शुरुआती दौर होता है तो आप एकदम से पढ़ाई करते हो तो फिर वो आगे मदद करता है, कुछ ऐसा है मेंस में? हाँ, देखिए सिलेबस तो मोर और लेस सेम ही है, थोड़ी सी बस स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है मेंस के लिए। मेंस में एनालिसिस पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पूरा टॉपिक का डीप नॉलेज होना चाहिए, आंसर राइटिंग का आर्टिकुलेशन अच्छा होना चाहिए। बाकी सिलेबस तो मोर और लेस सेम ही है, कुछ मेंस में ऐसी चीज़ें हैं जो प्री में कवर नहीं होती हैं। बाकी ठीक है, एक इंटीग्रेटेड ही तैयारी होती है दोनों की। तो ओके, लास्ट स्टेप आता है जहाँ से तय होता है कि आप क्या बनेंगे भी कि नहीं, इंटरव्यू। हाँ जी। तो इंटरव्यू के बारे में कुछ बताना चाहें, वहाँ पे क्या इंटरव्यू में मुझसे तो पूछे जो गए थे, डैफ रिलेटेड सवाल पूछे थे। पहला सवाल तो यही था कि 10 साल के बाद क्यों आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। आपका जवाब क्या था? मेरा जवाब यही था कि मुझे पीपल सेंट्रिक होके लोगों के लिए काम करना है, देश की सेवा करनी है, और यही था कि ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले मुझे आगे अपनी लाइफ में, तो इसलिए मैं ये वाले फील्ड चूज़ कर रही हूँ। फिर डैफ से रिलेटेड और भी 2-4 चीज़ें थी, जैसे मेरा 6 सिग्मा प्रोजेक्ट था, उससे रिलेटेड था। फिर मेरे स्टेट था उत्तर प्रदेश, उससे रिलेटेड सवाल थे। फिर मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह रही हूँ, बहुत सारे स्टेट्स थे मेरे डैफ में, तो मुझे हर स्टेट का कंपैरिजन टाइप पूछा था, स्ट्रेंथ और वीकनेस। एंड फिर करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कुछ जियो पॉलिटिक्स के क्वेश्चन थे, तो ठीक था। बाकी आई थिंक, आई डोंट नो, मतलब मेरे तो काफ़ी कम मार्क्स थे इंटरव्यू में, लेकिन अभी मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि कहाँ पे कमी रह गई थी, क्योंकि मैंने जितने मॉक्स दिए थे वो मॉक्स मेरे अच्छे जाते थे, मुझे फीडबैक अच्छा मिलता था। लेकिन अभी मुझे थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरे मतलब इंटरव्यू में कैसे कम मार्क्स रह गए। अच्छा, लास्ट में यहाँ पे ख़त्म करते सवाल के साथ, 28 मई को प्रीलिम्स होने वाला है। हाँ जी। और 251 रैंक पाने के बाद भी आप फिर प्रीलिम्स दे रहे हैं? हाँ जी, मैं क्योंकि इसमें मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो नहीं मिलेगा इस रैंक पे, तो इसलिए मैं एक बार और, आखिरी अटेम्प्ट है मेरा, आखिरी चांस है, तो मैं एक बार और ट्राई कर लेना चाहती हूँ। क्या पता, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पे क्या डोमेन थोड़ा वार। IPS से तो खुश है ना आप? हाँ जी, खुश है। वर्दी कैप? नहीं, वर्दी कैप की बात नहीं है, बात क्योंकि IAS में आपका डोमेन थोड़ा बड़ा रहता है, आप किसी भी एरिया में आप काम कर सकते हैं। जैसे IPS में आप सिक्योरिटी में ही रहेंगे, वो भी अपनी अलग टाइप की सर्विस है, आप जस्टिस दिलाते हैं लोगों को। लेकिन AS में थोड़ा डोमेन ज़्यादा रहेगा, तो काम करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, लास्ट में जो लोग 28, आप तो दे ही रहे हो, 28 मई को जो प्रीलिम्स देंगे, जो अभी एक अटेम्प्ट नहीं निकाले, अब तो क्लियर हो चुका है आपका, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो लोग तैयारी करें? हालांकि समय तो बंद हो गया है, अब 28 को तो एग्जाम है, क्या कहेंगे?
हाँ, अभी जैसे 2-3 दिन ही बचे हैं, ज़्यादा बचे नहीं हैं, तो लास्ट मोमेंट पे थोड़ा एक तो पैनिक नहीं करना है कि इतना सारा सिलेबस बचा है, ये बचा है। प्रीलिम्स में बहुत बार ऐसा होता है कि आपने 2-3 साल पहले कुछ पढ़ा होता है, वहाँ क्लिक करता है, फिर बैक ऑफ द माइंड अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ा रहता है हमारे दिमाग में, तो वो कई बार याद आ जाता है। तो अगर बहुत सारे सिलेबस बचा है तो ऐसा पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। जितना भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आइडेंटिफाई कर ही लिए हैं, उनको बस रिवाइज करें, और एक आध अगर टेस्ट देना है लास्ट टाइम पे तो दे सकते हैं बस। ओके, तो निवेदिता कुमारी मैम थी। जो लोग कई बार जिम्मेदारियों का हवाला देते हैं कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी वो है, हम तैयारी नहीं कर सकते, तो मैम से कुछ सीखना चाहिए। जो जॉब भी कर रही थी, परिवार को भी संभाल रही थी और शादी भी हो गई थी, शादी के बाद ये निर्णय लिया कि तैयारी करनी चाहिए, तो उन लोग के लिए एक सबक है और सलाह भी है कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। मैम ने पूरे वीडियो बनाया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।